Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। इससे पहले भी हमने 3-4 वीडियो बनाई हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। पीछे हमने देखा था कि 4 खलीफा, उसके बाद उम्मयद वंश, उसके बाद अब्बासी वंश। उम्मयद और अब्बासी वंश जो थे, उम्मयद ने तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अब्बासी जो थे वो अपने आप को खलीफा ही मानते थे। अब बात कर देते हैं कि जो अब्बासी राजवंश था वो या उसका पतन कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी के आसपास अब्बासी वंश जो था वो कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे उसका जो पतन है वो आरंभ हो चुका था और 1258 ईस्वी में वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो अब बात करते हैं कि वो कैसे समाप्त हुआ, उसके पीछे कौन कौन से कारक थे या कौन कौन से कारण थे। पहला है अयोग्य एवं निकम्मे उत्तराधिकारी। हम देखते हैं कि बाद के जो शासक थे वो सारे के सारे अयोग्य थे और वो इतने विशाल साम्राज्य को संभालने में असफल हुए, जिसके कारण अब्बासी राजवंश का पतन हुआ। दूर प्रांतों पर नियंत्रण कम। जैसा कि हमने ऊपर ही बताया कि जो अब्बासी साम्राज्य था वो काफी विस्तृत था और जो बगदाद उनकी राजधानी थी, उस राजधानी से जो दूर के प्रांत थे उन प्रांतों को अयोग्य शासकों के लिए नियंत्रित रखना, उन राज्यों को या उन प्रांतों को काफी मुश्किल था। और इसी चीज का फायदा उठाकर बहुत से प्रांतों के गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके कारण अब्बासी वंश का या अब्बासी राजवंश का पतन हुआ। उसके बाद है गृह युद्ध। हमने पीछे पढ़ा था कि 1809 में जब अमीन खलीफा बना या राजा बना तो उसके भाई मामून ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों भाइयों के बीच में गृह युद्ध हुआ और इस युद्ध में मामून की विजय हुई और वो शासक बना। लेकिन इस गृह युद्ध ने अब्बासी साम्राज्य की शक्ति को भी कमजोर कर दिया, जिसके कारण आने वाले समय में भी इस प्रकार के टकराव होते रहे और अब्बासी वंश का पतन हुआ। छोटे छोटे राजवंशों का उदय। जैसा कि हमने यहां बताया था कि जो दूर के प्रांत थे उन प्रांतों के ऊपर सख्ती से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। कब? जब अयोग्य और निकम्मे शासक थे। तो ऐसी स्थिति में उन प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अब वो अब्बासियों को अपना राजा या अपना स्वामी नहीं मानते थे। अरबों और गैर अरबों के बीच में संघर्ष ये शुरुआत से ही चलता आ रहा था कि अरब के जो लोग थे वो गैर अरबवासी यानी जो अरब के निवासी नहीं थे, किन्हीं दूसरे प्रांतों से या दूसरे क्षेत्रों से आके बसे थे, उनसे घृणा करते थे, जिसके कारण दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और लड़ाई झगड़े में कोई भी जीते कोई भी हारे, दोनों पक्षों की शक्ति कम होती है। जन और धन दोनों का नुकसान दोनों पक्षों को उठाना पड़ता है और उसी का खामियाजा अब्बासी वंश को भुगतना पड़ता। अब्बासी खलीफाओं की विलासिता। लास्ट के जो खासकर हम कहें कि 831 के पश्चात जितने भी शासक बने वो सारे के सारे विलासी प्रवृत्ति के थे। शुर्रा और सुंदरी में ज्यादातर उनका समय व्यतीत होता था, जिसके कारण राजकोष भी खाली हुआ और राजकोष को भरने के लिए जनता के ऊपर नाजायज कर लगाए गए, जिसके कारण जनता जो थी वो भी अब्बासियों के खिलाफ हो गई। और जिस प्रकार उम्मयद वंश या
के साथ हुआ था कि जब अब्बासियों ने क्रांति की तो जनता ने अब्बासियों का सहयोग किया था। इसी प्रकार जब इनके ऊपर बाह्य आक्रमण हुए तो जनता ने अब्बासियों का सहयोग नहीं किया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1258 में अब्बासी वंश जो है वो समाप्त हो गया। अब्बासी वंश के समाप्त होने के पश्चात, या हम कहें कि 9वीं शताब्दी से ही, जैसा कि हमने बताया कि प्रांतों के अंदर अलग अलग गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, तो अलग अलग प्रांतों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर छोटी छोटी जो सल्तनतें थी वो स्थापित होनी शुरू हो चुकी थी। तो अब हम बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण सल्तनतें थी वो कौन कौन सी थी और उनका उदय कैसे हुआ और कौन उनका संस्थापक था। सबसे पहले है ताहिर वंश। खुरासन में 820 ईस्वी में ताहिर नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना की और नीसापुर को अपनी राजधानी घोषित किया। 1873 में याकूब, जो कि सफारी वंश का था, उसने निशापुर के ऊपर कब्जा कर लिया और इस प्रकार 873 ईस्वी में ताहिर वंश या ताहिर सल्तनत समाप्त हो गई। उसके बाद है समानी वंश। इस वंश की स्थापना समन नामक व्यक्ति ने की थी, जो बलख का जागीरदार था, बड़ा जागीरदार जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि थी, और उसने इस वंश ने, समानी वंश ने खुरासन और ट्रांस्योन पर शासन किया। अबद अल मलिक द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। अबद अल मलिक द्वितीय, जिसको महमूद गजनवी ने पराजित किया, और इस प्रकार समानी वंश का भी पतन हो गया। उसके बाद है तुलुनी वंश। इस वंश की स्थापना अहमद इबन तुलून ने की थी 1868 ईस्वी में। 868 ईस्वी में। 877 ईस्वी में इन्होंने सीरिया के ऊपर कब्जा किया और कताई को अपनी राजधानी घोषित किया। इस शासक की 884 ईस्वी में मृत्यु हुई और ये वंश 905 ईस्वी तक रहा। 905 के पश्चात इस वंश का पतन हो गया। उसके बाद है बुहावी वंश। इसकी स्थापना मुइज उद दौला ने 1932 ईस्वी में की थी और कहां की? ईरान के डेलाम क्षेत्र में, और इन्होंने सिराज को अपनी राजधानी बनाया और यह पहला वंश था जिसने खलीफा की उपाधि धारण न करके, अब तक हम जितने भी देखते आए हैं उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की, लेकिन यह पहला वंश था जिसने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि ईरानी शासक जो पदवी धारण करते थे, शहंशाह, वो पदवी इन्होंने दान की। यानी ये अपने आप को खलीफा कहलाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि ये अपने आप को शहंशाह कहलाना पसंद करते थे, और इसीलिए इन्होंने शहंशाह की उपाधि दान की, न कि खलीफा की। फातिमी वंश। 909 ईस्वी में अल महदी ने उत्तरी अफ्रीका में इसकी स्थापना की और ये अपने आप को फातिमा का वंशज मानते थे। यदि आपको याद हो तो हमने पीछे बताया था कि फातिमा मोहम्मद पैगंबर की या पैगंबर मोहम्मद की पुत्री थी, तो ये अपना संबंध पैगंबर मोहम्मद की पुत्री फातिमा से स्थापित करते थे और ये कहते थे कि हम जो वास्तविक इस्लाम है उसकी स्थापना कर रहे हैं। इस राजवंश के राजाओं ने महदिया को अपनी राजधानी बनाया। 965 ईस्वी से लेकर 975 ईस्वी तक इस वंश का जो शासक था वो था अल मुइज, जो कि सबसे शक्तिशाली था। इस शासक ने 969 ईस्वी में मिस्र के ऊपर कब्जा किया
और 973 में इसने काहिरा को अपनी राजधानी बनाया। काहिरा राजधानी की जो स्थापना है वो इस व्यक्ति ने की किस दिन? जिस दिन मंगल ग्रह का उदय का दिन था। जिस दिन मंगल ग्रह का उदय हुआ, एक विशेष समय के पश्चात दिखाई देते हैं, उसी दिन इन्होंने काहिरा को अपनी राजधानी बनाया। 1171 ईस्वी तक ये वंश कायम रहा, उसके पश्चात इसका पतन हो गया। अगला है गजनवी वंश। इस वंश की स्थापना 962 ईस्वी में अल्तगिन ने की थी और महमूद गजनवी इस वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 998 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान इसने 1000 से लेके और 1027 के बीच भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए। इस वंश का जो समाप्त या नष्ट जो ये हुआ वो हुआ 1186 में, जब मोहम्मद गोरी ने इस वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को पराजित किया और इस प्रकार गजनी वंश का पतन हुआ। गजनवी वंश के पश्चात अगला वंश है सल्जूक वंश। सल्जूक वंश की स्थापना तुगरिल बेग ने की थी। इनके एक भाई थे जिनका नाम था छागरी बेग। इन्होंने 1037 ईस्वी में खुरासन पर विजय प्राप्त और उसके बाद तुगरिल बेग ने निशापुर को अपनी राजधानी बनाया। इसकी सबसे बड़ी जो विजय थी वो थी 1055 में बगदाद पर अधिकार करना और उसके पश्चात खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की और इस प्रकार तुगरिल बेग की जो प्रसिद्धि थी वो चारों ओर फैल गई। 1063 ईस्वी में तुगरिल बेग की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात जो सबसे शक्तिशाली शासक बने वो थे मलिक शाह, जिन्होंने 1072 से लेके 1092 ईस्वी तक शासन किया। इनकी मृत्यु के पश्चात सल्जूक राजवंश जो था उसका पतन आरंभ हो गया और 1300 ईस्वी में ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो ये तो थे सल्तनतों के बारे में। अब हम बात करते हैं धर्म युद्ध। 1096 ईस्वी से लेके और 1272 ईस्वी के मध्य ईसाई और मुसलमानों के बीच में जेरूसलम को लेकर 8 युद्ध लड़े गए और इन युद्धों को धर्म युद्धों की संज्ञा दी गई है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ईसाई और मुसलमानों के बीच में कुल कितने धर्म युद्ध लड़े गए? 8। किस स्थान को लेकर लड़े गए? जेरूसलम को। कब से कब तक हुए? तो 1096 से लेके 1272 ईस्वी के मध्य। अब बात करते हैं कि जो धर्म युद्ध लड़े गए उसके पीछे क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि दोनों धर्मों के लोगों को हथियार उठाने की आवश्यकता महसूस हुई। सबसे पहला था अरबों का जेरूसलम पर अधिकार। जेरूसलम का संबंध ईसा मसीह से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जेरूसलम जो है वो ईसा मसीह के जीवन से अत्यधिक संबंध रखता है और इसी के कारण जिस प्रकार मक्का और मदीना को इस्लाम धर्म के लोग सबसे पवित्र और सबसे पूजनीय स्थल मानते हैं, उसी प्रकार ईसाई धर्म के लोग जेरूसलम को सबसे पवित्र स्थान मानते थे और इस स्थान के ऊपर 638 ईस्वी में अरबों ने अधिकार कर लिया, यानी इस्लाम लोगों के पास चला गया, जिसके कारण ईसाई धर्म के जो लोग थे वो काफी हताश निराश थे और वो एक मौके की तलाश में थे कि कब इसके ऊपर हमारा पुनः अधिकार हो। इसी कड़ी में एक अन्य और घटना घट गई।
सल्जूक तुर्कों का ईसाइयों पर अत्याचार, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ये क्या था, 1071 ईस्वी में सल्जूक वंश के जो शासक थे उन्होंने जेरूसलम पर अधिकार कर दिया। अधिकार तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने ईसाई धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनको लूटना शुरू कर दिया, उनके मकानों को आग के हवाले कर दिया और तलवार के बल पर ईसाई धर्म के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाए जाने लगा। जो व्यक्ति इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते थे या तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था या फिर उनसे अतिरिक्त कर लिया जाता था, जिसके कारण ईसाई धर्म के जो लोग थे वो काफी परेशान थे और वो एक ऐसे अवसर की तलाश में थे कि कोई ऐसा अवसर मिले जिसके चलते वो जेरूसलम पर अपना अधिकार जमा ले, और ऐसा ही अवसर उनको मिलता है। अगला कारण है तात्कालिक कारण। ये अवसर भी है और कारण। 1192 में मलिक शाह, सल्जूक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हुई, और हमने यही बताया था कि इनकी मृत्यु के पश्चात सल्जूक वंश जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। अब इसके पश्चात जो भी शासक बने वो अयोग्य और निकम्मे थे, और इसी चीज का फायदा उठाकर बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम ने जेरूशलम के ऊपर अधिकार करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने पोप अर्बन द्वितीय से सहयोग की अपील की कि वो इस कार्य में उनका सहयोग करें, और पोप अर्बन द्वितीय ने उनको सहमति प्रदान की, और इसी सिलसिले में 26 नवंबर 1095 में पोप अर्बन द्वितीय ने फ्रांस के अंदर क्लेवरमांट में एक जनसभा का आयोजन किया, और इस जनसभा में लोगों को जेरूसलम पर अधिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और उनके भाषण का जनता के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि सभी व्यक्ति जो वहां मौजूद थे, जो बड़े जन सैलाब के रूप में आए थे, एक ही नारा था कि ये ईश्वर की इच्छा है, अर्थात हम नहीं चाहते, ये भगवान चाहता है या ईसा मसीह चाहते हैं कि जेरूसलम पर अधिकार किया जाए। और इसके पश्चात वहां जो भीड़ जो आई हुई थी उसने जेरूसलम की तरफ प्रस्थान कर दिया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म युद्धों की शुरुआत हुई। तो कल हम पढ़ेंगे धर्म युद्ध जो 8 हुए थे, किस प्रकार से वो उनके घटनाएं घटी और क्या उनके परिणाम निकले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।